नमस्ते बच्चों। कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में अध्याय 11 के अंतर्गत पहले हम पढ़ चुके हैं प्रिज्म से अपवर्तन, क्रियाकलाप, वर्ण विक्षेपण। इस बारे में आप जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा, प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण की क्रिया कैसे होती है, स्पेक्ट्रम, उसके क्रियाकलाप के बारे में समझा। अब हम आज की वीडियो में तारों का टिमटिमाना, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते ये जानेंगे। आकाश नीला क्यों दिखता है, टिंडल प्रभाव, वायुमंडलीय अपवर्तन में सूर्योदय और सूर्यास्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब पहले हम देखते हैं तारों का टिमटिमाना। ये तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, रात में हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं और हमारे मन में ये प्रश्न भी आया होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बच्चों, इसका कारण है तारे हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर हैं और हमें कैसे दिखाई देते हैं, हम देखते हैं बिल्कुल बिंदु के समान दिखाई देते हैं। देखा होगा ना बच्चों आपने। फिर तारों से आने वाली जब प्रकाश किरणें वायुमंडल पर पड़ती हैं तो वायुमंडल में हमें मालूम ही है सबसे ऊपर माध्यम विरल है। जैसे जैसे प्रकाश किरणें नीचे की ओर आती हैं पृथ्वी की ओर तो वायुमंडल का माध्यम कैसा होता जाता है, सघन होता जाता है। सघन होने के कारण क्या होगा, प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकेंगी और जब ये प्रकाश किरणें हमारी आंख पर पड़ती हैं तो हमें तारे जिस स्थिति में जहां से आती है प्रकाश किरणें वहां न दिखाई देकर दूसरी जगह दिखाई देते हैं। उस दूसरी जगह जो दिखाई देते हैं वो तारों की कौन सी स्थिति कहलाती है, आभासी स्थिति। इसका मतलब केवल हमें आभास होता है लेकिन वास्तव में तारे वहां पर नहीं होते और ये वास्तविक स्थिति से भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि तारे हमें कैसे दिखाई देते हैं, बिंदु के समान। तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणें भी कैसी होंगी, बहुत ही कम होंगी और जब ये वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतों से होती हुई आएंगी, हमारे आंख पर पड़ेंगी तो भिन्न भिन्न स्थितियों से आएंगी। तो प्रकाश किरणें जैसे जैसे हमारी आंख पर पड़ती हैं तो तारे कभी हमें चमकीले दिखाई देते हैं, कभी धुंधले दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है, पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्था एक जैसी नहीं होती क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है, गैसें होती हैं, हवा होती है। कभी हवा तेज चलती है, कभी हवा धीरे चलती है। तो इस तरह से वायुमंडल की भौतिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, जिससे प्रकाश किरणों की स्थिति भी बदलती रहती है। इस प्रकाश किरणों की स्थिति बदलते रहने के कारण कभी तारा हमें कैसे दिखता है, चमकीला दिखता है, कभी धुंधला दिखता है। तो इस तरह से चमकीला और जो धुंधला दिखाई देता है वही घटना क्या कहलाती है, तारों का टिमटिमाना। समझ में आया बच्चों, क्या बताया, इसे आप समझिए अच्छे से, कॉपी में भी नोट करते जाइए। तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं और वे किस तरह कैसे दिखाई देते हैं, बिंदु के समान। देखा है ना सबने। और वहां से आने वाली प्रकाश किरणों की संख्या कैसी रहेगी, बहुत ही सीमित, कम मात्रा में। और जब ये वायुमंडल से होते हुए आएगी तो वायुमंडल में ऊपर कैसा माध्यम है, विरल, और नीचे की ओर आने पर हमें कैसे दिखाई देता है, सघन। फिर जब ये विरल से सघन में आएगा, देखिए इस चित्र में ये तारों की वास्तविक स्थिति ये है, ठीक है। और ये ऊपर से जब प्रकाश किरणें वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतों से होती हुई आती हैं तो क्या होता है, विरल से सघन में आने के कारण अभिलंब की ओर झुकती हैं, ठीक है बच्चों। और फिर ये प्रेक्षक मतलब जो व्यक्ति, जब उस व्यक्ति की आंख पर पड़ेगी तो वो तारा यहाँ पर है, ये उसकी वास्तविक स्थिति है, लेकिन उसको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ में आया बच्चों। तो सीमित मात्रा में जब प्रकाश किरणें प्रेक्षक की आंख पर पड़ती हैं और वायुमंडल की स्थिति, भौतिक स्थिति कैसी बताई मैंने, स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती है। तो क्या होगा, कभी तारे की आभासी स्थिति उसको यहाँ दिखाई देगी, कभी यहाँ दिखाई देगी, कभी यहाँ दिखाई देगी, कभी ये तारा चमकीला दिखाई देगा, कभी धुंधला दिखाई देगा। तो इस तरह से ये घटना क्या कहलाती है, तारों का टिमटिमाना। समझ में आया बच्चों। देखिए तारे टिमटिमाते हुए इस तरह दिखाई देते हैं, सभी ने देखे होंगे तारे। अब ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आता होगा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये सब ग्रह हैं, तारे तभी अपन ने देखे कैसे टिमटिमा रहे थे, लेकिन ये ग्रह टिमटिमाते हैं क्या, नहीं टिमटिमाते। अब इस क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, जबकि तारे कहाँ कैसे हैं, बहुत दूर हैं और कैसे दिखाई देते हैं, बिंदु के समान। लेकिन ग्रह कैसा होता है, पृथ्वी के बहुत पास है और वो हमें
बड़ा दिखाई देता है। जब बड़ा दिखाई देगा तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें भी बहुत अधिक होंगी। तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें बहुत अधिक संख्या में होती हैं और जब ये वायुमंडल की विभिन्न परतों से होती हुई गुजरेंगी तो कौन सी घटना होगी? अपवर्तन की। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? तो ऊपर का माध्यम कैसा बताया था मैंने अभी? विरल। और नीचे का माध्यम कैसा है? सघन। तो इससे क्या होगा बच्चों? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से जब ये अभिलंब की ओर झुकेंगी और ये जब प्रेक्षक की आंख पर पड़ेंगी तो क्या होगा? अधिक संख्या में प्रकाश किरणें जब वायुमंडल के विभिन्न परतों से होती हुई गुजरती हैं तो अपवर्तन की घटना होगी और जब ये प्रेक्षक की आंख पर पड़ेगी तो उसे जो प्रकाश किरणों की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा दिखाई देगा? उसका औसत मान 0 होगा। मतलब बहुत अधिक संख्या में प्रेक्षक की आंख पर जब प्रकाश किरणें अंदर जाती हैं तो उसे कुल परिवर्तन का औसत मान 0 प्रतीत होगा और इसी घटना के कारण हम उसे ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। समझ में आया बच्चों? इसको एक बार और समझिए। ग्रह कैसे होते हैं तारों की अपेक्षा? बहुत पास। और कैसे वो दिखाई देते हैं? बड़े दिखाई देते हैं। तो बड़ा होने के कारण क्या होगा? उससे आने वाली प्रकाश किरणें बहुत ज्यादा संख्या में होंगी और जब ज्यादा संख्या में होंगी और वो फिर कहाँ से होती हुई आएंगी? वायुमंडल की विभिन्न परतों से होती हुई वो प्रेक्षक की आंख पर पड़ेंगी। तो क्या होता है? ज्यादा संख्या में प्रकाश किरणें जब प्रेक्षक की आंख पर पड़ती हैं तो उसमें प्रकाश की मात्रा में जो कुल परिवर्तन है उसका औसत मान 0 हो जाता है, जिससे उसे ग्रह कैसा दिखाई देता है? टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं दिखाई देता। समझ में आया बच्चों? इसे कॉपी में नोट करिए। अब ये जो वायुमंडलीय अपवर्तन की जो घटना होती है उसका सूर्योदय और सूर्यास्त पर भी प्रभाव पड़ता है। अभी क्या प्रभाव पड़ता है इसको जानिए। हाँ, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण हमें सूर्य 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पश्चात तक भी दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है? वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार कर जाना। मतलब सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। और वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। मतलब सूर्योदय अभी हुआ नहीं है लेकिन सूर्य हमें दिखाई देता है। समझ में आया बच्चों? सूर्योदय अभी नहीं हुआ है लेकिन क्षितिज के पार है लेकिन हमें सूर्य दिखाई दे रहा है। ठीक है। और इसी तरह से वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच भी अंतर कितने का होता है? 2 मिनट का। इसका मतलब है सूर्यास्त हो चुका है लेकिन फिर भी हमें सूर्य क्षितिज के हमें दिखाई देता है। देखिए बच्चों, इस तरह से इससे समझिए ये वायुमंडल, पृथ्वी है हमारी, ये वायुमंडल है, यहाँ पे क्षितिज में सूर्य है। सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ है? क्षितिज में। यहाँ से जब व्यक्ति देखता है तो यहाँ सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से होती हुई जब उस व्यक्ति की आंख पर पड़ती है तो उसको वो सूर्य कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पर। समझ में आया बच्चों? सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है लेकिन सूर्योदय से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से होती हुई गुजरती हैं। क्या होगा? ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे का माध्यम सघन है। तो क्या होगा? अब प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकेंगी और जब वो व्यक्ति की आंख पर पड़ेंगी तो सूर्य उसे कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर। तो वो क्या समझेगा? सूर्योदय हो चुका है। समझ में आया बच्चों? तो ये क्या है? सूर्य की आभासी स्थिति। ठीक है बच्चों? मतलब ये इस तरह से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्योदय का आभास हो जाता है। इसी तरह से शाम को सूर्यास्त हो चुका है लेकिन सूर्य हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है बच्चों? वैसे ही जैसे अभी सूर्योदय का बताया था, समझाया मैंने, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से होती हुई इस व्यक्ति की प्रेक्षक की आंख पर पड़ेंगी। ठीक है बच्चों? तो क्या होगा? वही अपवर्तन की घटना होगी। प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती हुई जब वो व्यक्ति की आंख पर पड़ती है तो उसे क्या लगता है?
सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है, जबकि सूर्यास्त हो चुका है। समझ में आया बच्चों? तो इसमें भी कितने मिनट का अंतर हुआ? 2 मिनट का। तो इस घटना के कारण ये सूर्य हम की चक्रिका हमें कैसी दिखाई देती है? चपटी। समझ में आया बच्चों? इसे आप कॉपी में नोट करिए, इस चित्र की प्रैक्टिस अच्छे डायग्राम बनाइए। बच्चों ये टिंडल प्रभाव आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ है। ये टिंडल प्रभाव क्यों नाम पड़ा? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसलिए उसी के नाम पर ये टिंडल प्रभाव इसका नाम पड़ा। अभी कोलाइडल कण भी आपने कक्षा 9वीं में पढ़े हुए हैं। कोलाइडल कणों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। इन कणों को हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। देखिए बच्चों ये चित्र टिंडल प्रभाव का, ये कोलाइडल विलयन है। इसमें समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। इसको जब हम इस पर फोकस करते हैं तो देखिए यहाँ पर अंधेरा होना, यहाँ पर इतने भाग में ये अंधेरा रहेगा और यहाँ पर हमें रोशनी दिखाई देती है। तो टिंडल प्रभाव क्या है? ये जो कोलाइडल कण है ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और फैलाने की ये घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसे कॉपी में नोट करिए। कोलाइडल कणों का आकार छोटा होता है। इन कणों को हम आसानी से आंख से नहीं देख सकते। इसको हमें देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ये सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी का क्या काम है? छोटे कणों को दिखाना। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? और ये कण क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। प्रकाश किरणों के फैलाने की जो घटना है, ये घटना ही क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। समझ में आया बच्चों? और ये टिंडल प्रभाव नाम क्यों पड़ा? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी खोज की, इसलिए उनके नाम पर ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आगे देखिए, ये आपने देखा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, हम रोज देखते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये आप कभी जानने की कोशिश की बच्चों? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ये सूर्य है, दोपहर के समय आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होते हुए यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी दिख रही है बच्चों ये, और ये प्रेक्षक या निरीक्षक जो व्यक्ति जो देख रहा है वो है। ठीक है बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होते हुए जब प्रेक्षक की आंख पर पड़ता है तो वह हमें पता है वायुमंडल में क्या क्या है? कई गैसें हैं, धूल के कण हैं, सभी को पता है। तो ये जो सूक्ष्म कण है ये क्या करते हैं? लाल रंग की अपेक्षा हमें ये बच्चों ये भी ध्यान रखिए, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उनकी तरंगदैर्घ्य धीरे धीरे कम होती जाती है। सबसे कम बैंगनी, उससे ज्यादा नारंगी की तरंगदैर्घ्य होती है, बैंगनी की सबसे कम, उससे ज्यादा जामुनी की, फिर उससे ज्यादा नीले, फिर उससे ज्यादा हरा, फिर पीले की उससे ज्यादा होती है, फिर नारंगी की, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होगा? नीला रंग। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कैसी होगी? छोटी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो किसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा? नीले रंग का। तो ये जब प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश जब व्यक्ति की आंख पर पड़ता है तो उसे आकाश कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। और लेकिन ये भी अपन ने देखा होगा, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रकीर्णन की घटना किसकी वजह से हो रही है? वायुमंडल के कणों की वजह से। ठीक है बच्चों, तो पृथ्वी के आसपास वायुमंडल कैसा है? सघन है। ठीक है, घनत्व ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रकीर्णन ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर आ जाएंगे वैसे वैसे हम क्या देखते हैं? वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है, जिससे वहां पर प्रकीर्णन की घटना धीरे धीरे कम होती जाती है। समझ में आया बच्चों? क्या बताया इसको फिर से समझिए। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से होती हुई पृथ्वी पर पड़ती है तो क्या होगा? वायुमंडल में कई धूल के कण, सूक्ष्म कण है, वायु और भी कई गैसों के सूक्ष्म कण हैं। तो वो क्या करते हैं? वो कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को फैला देते हैं। फैलाने की घटना को क्या कहते हैं?
प्रकीर्णन होना। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश को फैला देते हैं, तो कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कौन सा है? नीला रंग। तो वो क्या होगा? इसकी तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण ये चारों ओर फैल जाता है, और जब यही प्रकाश व्यक्ति की आंख पर पड़ता है तो उसे आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन यदि यही प्रेक्षक जब ऊपर जाएगा तो उसे आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा काला? क्योंकि ऊपर वायुमंडल के कण बहुत ही कम है, तो वायुमंडल के कण बहुत कम होने के कारण वहां प्रकीर्णन की घटना न के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, इसलिए उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समझ में आया बच्चों? अब ये तो आप सब देखते होंगे, आपने इस तरह के चित्र देखे होंगे सभी ने, है ना? तो ये भी आपको ऐसा क्यों होता है? कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न आया? ये डेंजर लिखा हुआ, खतरा है, ये लाल रंग का क्यों होता है? यहाँ पे डेंजर लिखा हुआ, ये भी लाल रंग का होता है। कई जगह अपन रोड पे जाते हैं तो हमें इस तरह का चित्र दिखाई देता है, स्टॉप लिखा हुआ, लेकिन सब में लाल रंग ही क्यों उपयोग किया है? कोई दूसरा रंग क्यों नहीं उपयोग किया? ऐसे प्रश्न बच्चों आपके मन में कभी आए? ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी कारण है, और वो आप ये समझिए इसको अच्छे से। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अभी मैंने बताया था कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण क्या होगा? उसका प्रकीर्णन कम होगा। जब प्रकीर्णन की घटना कम होती है तो क्या होगा बच्चों? वो दूर से आने वाली जो लाल रंग की किरणें हैं उसको व्यक्ति आसानी से देख सकता है। समझ में आया बच्चों? लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण दूर पे अगर ये चित्र बना हुआ है तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणें जब व्यक्ति की आंख पर पड़ेंगी तो उसको वो लाल रंग आसानी से दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। समझ में आया बच्चों? बाकी जो रंग है उसका प्रकीर्णन अधिक होने के कारण वो व्यक्ति की आंख तक नहीं पहुंच पाएंगी। केवल कौन सा रंग पहुंच पाएगा? लाल रंग ही व्यक्ति की आंख पर पहुंच पाएगा। इसलिए लाल रंग का ये खतरे का निशान या सिग्नल लाल बनाया जाता है। समझ में आया बच्चों? आपने ये भी देखा होगा, ट्रेन आती हुई, ट्रेन जा रही है तो उसको लाल झंडी दिखाई जाती है रुकने के लिए, है ना? क्यों? वो लाल रंग का ही क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। समझ में आया? लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए दूर से देखने पर लाल रंग आसानी से व्यक्ति को दिखाई देता है। अब ये भी आपने देखा होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखता है? जबकि दिन में तो हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है? दिन में तो हमें सूर्य लाल नहीं दिखता, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। इसका कभी कारण जाना ऐसा क्यों होता है बच्चों? इस तरह के चित्र तो आपने देखे होंगे सुबह और शाम। इसका कारण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। जो अभी मैंने खतरे के लाल सिग्नल वाले प्रश्न का जो उत्तर है वही इसका उत्तर है। समझ में आया? क्या उत्तर है? लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन नहीं होता, बाकी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। और जब ये लाल रंग प्रेक्षक की आंख पर दिखाई पड़ता है तो उसे सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। समझ में आया बच्चों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की प्रेक्षक से दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है बच्चों? अधिक होने के कारण क्या होगा? बाकी जो रंग है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ये सब का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल कौन सा रंग बचता है? लाल रंग। इसका प्रकीर्णन नहीं होता। इसी कारण से जब ये किरण प्रेक्षक की आंख पर पड़ती है तो सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है, इस तरह का। आया समझ में बच्चों? अब ये देखिए, इसको हम क्रियाकलाप से जानेंगे। इसको समझ लीजिए। ये देखिए बच्चों, ये एक स्लिट है एस,
और इसको हम कहाँ रखते हैं, उसी के आगे एक L1 दिख रहा है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। और इसके फोकस पर हम क्या रखते हैं, स्लिट। स्लिट कैसी बनाई होती है, गत्ते के टुकड़े को बीच में से छेद कर देते हैं, जिससे श्वेत प्रकाश किरणें इसमें से होकर गुजरती हैं। और इसके फोकस पर क्यों रखते हैं, ताकि यहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस L1 पर पड़े तो वो कैसी हो जाए, समांतर हो जाए। यहाँ तक आया समझ में बच्चों। इसके बाद फिर आप देखिए आगे, ये T1 टी टैंक है, दिख रहा है ये टी टैंक, हाँ ये टी टैंक है। और उसके आगे ये क्या है, एक गत्ते का टुकड़ा है, इसमें बीच में एक छेद किया हुआ है। फिर आगे देखो, ये एक और उत्तल लेंस है L2, ये रखा हुआ है। ये यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये समांतर जो प्रकाश किरणें L1 से होकर जा रही हैं वो टैंक में से होती हुई जाएंगी, फिर कुछ ही किरणें स्लिट में से होंगी, गुजरेंगी, और लेंस में से होने के बाद फिर यहाँ पर एक हमने पर्दा लिया हुआ है MN। वो पर्दा कहाँ रखते हैं, इस लेंस L2 के फोकस पर। तो इस तरह से ये फोकस पर रखने से यहाँ पर ये प्रकाश किरणें सब एकत्रित हो जाएंगी। अब ये देखो टैंक में क्या भरा हुआ है, 2 लीटर स्वच्छ जल लेते हैं, इसमें 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं और 1 से 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। समझ में आया बच्चों। एक स्लिट है, एक उत्तल लेंस L1 है, L1 के फोकस पर S रहता है। इस टैंक में हमने क्या लिया है, 2 लीटर स्वच्छ जल लिया है, इसमें 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लिया हुआ है, 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हुआ है। फिर ये स्लिट ली हुई है, स्लिट के आगे ये एक और उत्तल लेंस है, उसके फोकस पर हम ये पर्दा रखते हैं। क्या समझ में आया बच्चों। अभी हम क्या देखते हैं, 2 से 3 मिनट की हम प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सल्फर के सूक्ष्म कण बनने लगते हैं। और इधर तीनों भाग से ये टैंक का तीनों भाग कैसा दिखाई देता है, नीला रंग का दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा, सल्फर के सूक्ष्म जो कण है वो कोलाइडी कण कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे वो टैंक हमें तीनों साइड से कैसे दिखता है, नीले रंग का। और फिर हम चौथे पार्श्व से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो हमें पर्दे पर एक नारंगी लाल रंग दिखाई देता है, और फिर वो बाद में कैसा हो जाता है, चमकीला किरमिजी लाल रंग का। तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो प्रेक्षक से दूर है, दूर होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए वो हमें लाल दिखाई देता है। तो ये क्रियाकलाप किसको प्रदर्शित करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को। आइए बच्चों, अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसी से संबंधित ये प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। हाँ, पहला प्रश्न देखिए, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभाजन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बताइए बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, विक्षेपण। अब देखो दूसरा प्रश्न, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है, बताइए बच्चों जरा, ये किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर आगे देखिए, श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों के समूह को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। समझ में आया बच्चों। हाँ, तो श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। उसमें हमें कितने रंग दिखाई देते हैं, बताओ, 7 रंग। कौन कौन से, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। याद होगा बच्चों ये 7 रंग। अब आगे देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, बताओ बच्चों, क्या बताया था इसका उत्तर, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल का घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है। कम होने के कारण क्या होगा, प्रकीर्णन की घटना नहीं होती, इसी कारण से आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। समझ में आया बच्चों। अब अगला प्रश्न, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, बताओ जल्दी, अभी बताया था, क्या होगा उत्तर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या बताया था, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की प्रेक्षक से दूरी अधिक हो जाती है, जिससे क्या होगा, सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, केवल लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता। क्यों नहीं होता प्रकीर्णन, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। समझ में आया बच्चों। थैंक यू।